Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. शुरू करते हैं आज का सेशन. आज की पहली टॉपिक है IIP एंड इट्स कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार इंडिया की जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर गई है. फरवरी 2022 में ये 6% थी, लेकिन मार्च में ये स्लो डाउन करके 4.3% तक आ गई. कोर सेक्टर क्या है इसे देखने से पहले देख लेते हैं व्हाट इज IIP, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं. ये इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना ग्रो कर रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ रेट है इसे दर्शाया जाता है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP. इस इंडेक्स में डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं इसे चूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, और इन सब सेक्टर्स के इम्पोर्टेंस के हिसाब से इन्हें डिफरेंट वेटेज असाइन किया जाता है. और हर मंथ ये जो इंडेक्स है ये ट्रैक करती है कि कितना प्रोडक्शन है, कितना ग्रोथ हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, और वैल्यू जो है इसे कंप्यूट किया जाता है हर मंथ. इससे ये पता चलता है कि जो इकोनॉमी में है उसकी जो इंडस्ट्रियल हेल्थ है ओवरऑल वो क्या है. डिफरेंट इंडस्ट्रीज की क्या प्रोडक्शन लेवल्स हैं इसे IIP इंडेक्स में शो किया जाता है हर मंथ. और ये प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं ये कितनी है इन कंपैरिजन टू दी बेस ईयर विच इज़ दी रेफरेंस पीरियड. एट प्रेजेंट जो रेफरेंस ईयर है वो है 2011-12. पहले ये 2004-5 था, लेकिन 2017 में इस रेफरेंस ईयर को चेंज किया गया और एंड नाउ द बेस ईयर इज 2011-12. इसके पहले भी बेस ईयर्स कई बार चेंज किए गए हैं. सबसे पहले था 1937, देन 46, 51, 56, 60, 70, 80, 81, 93, 94 एंड 2004-5. अभी 2011-12 है. कौन रिलीज करता है IIP इंडेक्स को? बेसिकली हर मंथ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या CSO IIP की डेटा को एस्टिमेट भी करता है और पब्लिश भी करता है. IIP जो है ये एक ऑल इंडिया इंडेक्स है, इसीलिए पूरी इकोनॉमी में कैसी क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है इसे ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट करती है. IIP इंडेक्स में जो भी डेटा है इसका क्या सोर्स है? देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेकेंडरी डेटा को यूज करती है टू रीच अ मंथली IIP नंबर. प्राइमरी डेटा को यूज़ ये नहीं करती है. मतलब हर एक इंडस्ट्री में जाके हर एक फैक्ट्री में कि क्या उसकी प्रोडक्शन है. अब सारे फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं सारे फैक्ट्रीज़ में क्या प्रोडक्शन लेवल्स हैं उसको कैलकुलेट करके फिर एक नतीजे पर आना, ये ऐसा नहीं करती है. इंस्टेड ऑफ दैट ये सेकेंडरी डेटा का यूज़ करती है. मतलब द डेटा इज सोर्स फ्रॉम वेरियस एजेंसीज एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP जो है ये सारे पूरे इकोनॉमी में क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इसका डेटा निकालती है, और इसी डेटा जो कैलकुलेटेड डेटा है इसी डेटा को यूज़ करती है IIP. तो क्वेश्चन आता है कि इस IIP इंडेक्स के डेटा का क्या यूज़ है. सो बेसिकली दिस डेटा इज यूज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, प्राइवेट फर्म्स एंड एनालिस्ट्स. डिफरेंट एनालिटिकल पर्पसेस के लिए इस डेटा का यूज़ किया जाता है. देखिए, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल DIPP, ये पूरे इंडस्ट्री में डिफरेंट सेक्टर्स में क्या ग्रोथ है, क्या प्रोडक्शन लेवल्स है, इसे फाइंड आउट तो करती है. इसकी डेटा तो इसके पास है ही गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये डेटा बहुत स्कैटर्ड रहता है. IIP इंडेक्स में पूरे डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके डिफरेंट सेक्टर्स के वेटेज के हिसाब से एक नंबर असाइन किया जाता है. सो दिस नंबर इज़ वेरी यूजफुल. इसे गवर्नमेंट के एजेंसीज फिर से यूज़ कर सकती है फॉर वेरियस पर्पसेस. फॉर एग्जाम्पल GVA क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जो GDP निकलता है कंट्री का वो क्या है, इसे इजीली निकाला जा सकता है यूजिंग दी IIP डेटा. IIP को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं इन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन 2 ग्रुप्स. एक है ब्रॉड सेक्टर, दूसरा है यूज बेस्ड सेक्टर. ब्रॉड सेक्टर में आ जाते हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, और यूज बेस्ड सेक्टर्स में आ जाते हैं प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सेट्रा. इस पर्टिकुलर चार्ट में जो ब्रॉड ग्रुप है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनकी क्या वेटेज है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है इन ईच सेक्टर, ये शो किया गया है. आप देख सकते हैं माइनिंग में आइटम्स है, एक वेटेज है 14.373%. मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 405 आइटम्स,
वेटेज है 77.633%. इलेक्ट्रिसिटी में एक आइटम एंड वेटेज इज 7.994. सो मैन्युफैक्चरिंग इज फॉलोड बाय mining and then mining is followed by electricity. Now coming to use based classification of industries under IIP. तो इसमें देख सकते हैं आपकी प्राइमरी गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स जिन्हें फ्रीक्वेंटली परचेज करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज उनकी लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन. लेकिन नॉन ड्यूरेबल्स में वैसी चीज़ें आ जाती हैं जो फ्रीक्वेंटली परचेज करने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट, पेपर प्रोडक्ट्स या फिर लाइट बल्ब्स एट्सेट्रा. एनी हाउ इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर में कितनी आइटम्स है और हर एक सेक्टर की कितनी वेटेज है इन द इंडेक्स. प्राइमरी गुड्स इसमें वेटेज आ जाता है 34.05%, इंटरमीडिएट गुड्स की 17.22%, कैपिटल गुड्स की 8.22%, इंफ्रास्ट्रक्चर 12.34, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 12.84, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15.33. इसकी जो क्रोनोलॉजी है इसे काइंडली एक बार देख लीजिएगा. अब आते हैं कोर इंडस्ट्रीज पे. इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ये आईआईपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. इन्हें कोर सेक्टर्स कहा जाता है. टोटल 8 ऐसे कोर सेक्टर्स हैं. आईआईपी इंडेक्स में इनकी जो कंबाइंड शेयर है इसका वेटेज कितना है 40.27%. तो ये कोर जो सेक्टर्स हैं इसमें क्या ग्रोथ हो रहा है इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ये शो किया जाता है बाय दिस इंडेक्स. कोर सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं दे फॉर्म द कैपिटल बेस ऑफ द कंट्री. मतलब इकोनॉमी की जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है ऑन द कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो कोर इंडस्ट्रीज में अगर कुछ मेजर हो गया तो उसकी जो रेपरकशंस हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज पे आएंगी. दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्या है ये कोर इंडस्ट्रीज? इसमें आते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर इसकी हम क्रोनोलॉजी देखें वेटेज के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से वेटेज दिया गया है इन दी आईआईपी इंडेक्स. तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. इसकी वेटेज है 28.04%. देन इट इज़ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी 19.85%, स्टील 17.92%, कोल 10.33%, क्रूड ऑयल 8.98%, natural gas 6.88%, cement 5.37% and finally fertilizers 2.63%. सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की 28.04% और सबसे कम है फर्टिलाइजर्स की 2.63%. फरवरी और मार्च में कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या ट्रेंड रही ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पाम ऑयल. देखिए यहाँ पे हर एक टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है लेकिन हम उतना ही डिस्कस करेंगे विच इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, तो इंडोनेशिया ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि वो पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा देगी. पाम ऑयल जो है ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसे डिराइव किया जाता है फ्रॉम द पल्प ऑफ अ फ्रूट जो पाम ट्रीज में होती है. आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं. तो ये जो रेडिश पल्प है इसी से पाम ऑयल को निकाला जाता है. एंड अलॉन्ग विथ कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है और ये रूम टेम्परेचर्स में सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है. सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं they have predominantly single bonds between the molecules in the fatty acid chain. लेकिन जो unsaturated fats होते हैं उनमें जो fatty acid chain है उनकी जो molecules हैं उसके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं. तो जो saturated है वो solid रहते हैं रूम टेम्परेचर में, unsaturated जो है वो liquid रहते हैं. यहाँ पे पाम ऑयल जो है ये एक saturated ऑयल है. Intake of high amount of saturated fats can be harmful to health. इससे हार्ट डिजीजेस होने की चांसेस होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल. लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स. जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है अगर अनसैचुरेटेड फैट्स का इंटेक किया जाता है तो. एनी हाउ, कमिंग बैक टू पाम ऑयल जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑक्सीडेशन, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते. एंड दैट इज वाई दे कैन गिव अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ. स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर्स में पाम ऑयल. सिंस हाई टेम्परेचर्स में स्टेबल होते हैं इसलिए पाम ऑयल इज यूज्ड इन फूड मैन्युफैक्चरिंग, इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स,
एज अ बायोफ्यूल एट्सेट्रा. नॉट ओनली दैट, कमर्शियल फूड इंडस्ट्री में पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ वेरी चीप. प्रोडक्शन की बात करें तो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल. इंडोनेशिया इज फॉलोड बाय मलेशिया. इंडोनेशिया मलेशिया ये दोनों कंट्रीज मिलके दे अकाउंट फॉर अबाउट 84% ऑफ वर्ल्ड्स पाम ऑयल प्रोडक्शन. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं उसमें थाईलैंड भी आते हैं, इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया एट्सेट्रा. पूरे वर्ल्ड की जो वेजिटेबल ऑयल की डिमांड है उसमें से 35% डिमांड तो सिर्फ पाम ऑयल सप्लाई से ही केटर हो जाती है. इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2021-22 में हु वर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पाम ऑयल वर्ल्ड वाइड. मेट्रिक टन्स, 1000 मेट्रिक टन्स में यहाँ पे फिगर्स जो हैं वो शो किए गए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है इंडोनेशिया 44,500 मेट्रिक टन्स, मलेशिया 18,700 मेट्रिक टन्स, फॉलोड बाय थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया एंड देन द अदर कंट्रीज. अब आते हैं कंजम्पशन पे. लार्जेस्ट कंज्यूमर पाम ऑयल का है इंडिया, 9.4 मिलियन टन्स. इंडिया इज फॉलोड बाय इंडोनेशिया 6 मिलियन टन्स, जो खुद प्रोड्यूस भी करता है इतना और फिर उसे यूज भी करता है. लार्जेस्ट इंपोर्टर पाम ऑयल का इंडिया है, 19% पाम ऑयल तो इंडिया ही इंपोर्ट कर लेता है. इंडिया इज फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन विच इज 15%, देन चाइना. तो ये 2020 की रिपोर्ट है. हाँ, तो कंजम्पशन में सबसे पहले आता है इंडिया. इंडिया में जो टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन होता है उसमें से 40% इज अकाउंटेड बाय पाम ऑयल ओनली. और टोटल एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 60% इंपोर्ट जो है वो पाम ऑयल की ही होती है. इंडिया की जो टोटल पाम ऑयल रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट एंटायरली इट इज मेट बाय इंडोनेशिया एंड मलेशिया. रिसेंट ईयर्स में मलेशिया से हमारा इंपोर्ट जो है वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया जो है इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया. इंडिया की बात करें तो पाम ऑयल ट्रीज आर बीइंग कल्टिवेटेड इन 13 स्टेट्स एंड द पोटेंशियल स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार. आंध्र प्रदेश में ही 83.5% ऑफ द क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन हो जाती है. इसके अलावा तेलंगाना में भी होती है. तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दो स्टेट्स में ही अराउंड 97% ऑफ इंडियाज पाम ऑयल प्रोडक्शन हो जाती है. Recently, National Mission on Edible Oils Oil Palm (NMEOOP) इस मिशन को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. द फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द ऑयल पाम कल्टिवेशन टू 10 लाख हेक्टेयर्स. 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर्स के एरिया में पाम ऑयल ट्रीज की कल्टिवेशन को करना और इसे 2030 तक एक्सटेंड करना है टू 16.7 लाख हेक्टेयर्स तक. तो इस मिशन का यही टारगेट है. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को टू इंश्योर कि उन्हें जो उनका प्रोड्यूस है उसका अच्छा प्राइस मिले. एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं इट्स वेरी कंड्यूसिव फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन. और इसीलिए इस मिशन का फोकस जो है इन दो एरियाज पे रहेगा. अगली टॉपिक है पेमेंट बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक. रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी. तो सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं पेमेंट बैंक्स. देखिए, इंडिया में कई सारे एरियाज हैं जो अनबैंक्ड है या अंडर बैंक्ड है, जहाँ पे मेन स्ट्रीम बैंक्स जो हैं वो नहीं हैं. तो क्या वहाँ के लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे? इस इशू को एड्रेस करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एडवांस करने के लिए पेमेंट बैंक्स को सबसे पहले सेटअप किया गया. एक कमिटी थी, नचिकेत मोर कमिटी. इस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे ही पेमेंट बैंक्स को सेटअप किया गया. नचिकेत मोर कमिटी को 2013 में सेटअप किया गया था और उसके बाद, इसके रिकमेंडेशंस के बाद, इंडिया की जो सबसे पहली पेमेंट बैंक बनी वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक. पेमेंट बैंक्स जो हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन उन्हें गवर्न किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस. मतलब रजिस्ट्रेशन होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन गवर्न होती है ये पेमेंट बैंक्स जो है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फीमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. तो इतनी सारी जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स के, इन एक्ट्स के अंदर पेमेंट बैंक्स जो है वो गवर्न होती है. एज मैंशनड अर्लियर, पेमेंट बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है.
बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज को अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एरियाज में प्रोवाइड करना। इससे माइग्रेंट लेबर फोर्स जो है इन्हें हेल्प हो जाएगी, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्हें सहूलियत हो जाती है। इंडिया में एट प्रेजेंट 6 पेमेंट बैंक्स हैं, उसमें है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या IPPB, फिनो, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSTL पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। फीचर्स क्या है पेमेंट्स बैंक के देखते हैं। पहला है पेमेंट बैंक्स आर डिफरेंशिएटेड, दे आर नॉट यूनिवर्सल बैंक्स। मतलब यूनिवर्सल बैंक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, ये हर तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट और बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं वो सिलेक्टेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ही प्रोवाइड करते हैं, हर एक तरीके की प्रोडक्ट को ये प्रोवाइड नहीं करते, एंड दैट इज वाई दे आर डिफरेंशिएटेड। दूसरी है जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल। ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में हर एक जगह पे ये इनका प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल इनका कितना होना चाहिए? 100 करोड़। मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 100 करोड़। पेमेंट बैंक्स की जो प्रमोटर होती हैं उन्हें पेमेंट बैंक्स को पहले 5 साल के लिए पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की 40% जो है ये इनिशियल कंट्रीब्यूशन उनकी होनी चाहिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। क्या है पेड अप कैपिटल, क्या है पेड अप इक्विटी कैपिटल, ये सारा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। पेमेंट बैंक्स की एक्टिविटीज देख लेते हैं। पहली तो है ये कि ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड current accounts, both savings and current accounts, but it can take deposits up to ₹2 lakhs only. तो पेमेंट बैंक्स जो डिपॉजिट्स लेती हैं, इन डिपॉजिट्स को पेमेंट बैंक जो है ये फिर से इन्वेस्ट कर सकती है, बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें जो भी डिमांड डिपॉजिट बैलेंस है पेमेंट बैंक की, जो डिपॉजिट किया गया है पेमेंट बैंक को, इस बैलेंस की 75% जो है वो SLR में जानी चाहिए, और बाकी जो 25% है वो प्लेस होनी चाहिए एज टाइम डिपॉजिट्स विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। मतलब बेसिकली जो पैसा ये घुमाती है, इन्वेस्ट करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसमें से 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ SLR, बाकी 25% टाइम डिपॉजिट में जानी चाहिए इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स हमें पता है कि FD जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स, राइट। पेमेंट बैंक्स जो है वो डेबिट कार्ड्स को इशू कर सकती हैं और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भी ये रिसीव कर सकती है करंट अकाउंट में, इंडिया के बाहर से भी। अब देखते हैं पेमेंट बैंक्स क्या नहीं कर सकती। हमने देखा कि पेमेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होती हैं, लाइसेंस इन्हें RBI से मिलता है। नॉर्मल बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स की तरह ये नहीं होती, इसलिए ये लोन नहीं दे सकती। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लोन नहीं दे सकती तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती होगी। टाइम डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स ही एक्सेप्ट कर सकती है। टाइम डिपॉजिट्स मतलब लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल FD जो होते हैं ये, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स मतलब नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जब भी कस्टमर डिमांड करे वो पैसा उठा ले सकता है अपने डिपॉजिट से, तो इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, टाइम डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। NRI जो डिपॉजिट करती हैं ये एक्सेप्ट ये पेमेंट बैंक्स नहीं कर सकती। एंड इट कैन नॉट सेट अप सब्सिडियरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि अपनी खुद की सब्सिडियरीज खोल ली और वहां से जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो नॉन बैंकिंग, वो एक्टिविटीज करने लगी। दिस इज नॉट अलाउड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक तो हमने पहले देखा ही कि 2 लाख रुपए तक की डिमांड डिपॉजिट जो है ये एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल। इसके अलावा ये इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करती है, ये म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें सेल कर सकती है, ये बिल पेमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। पेमेंट बैंक्स जो हैं इनकी खुद की ATMs हो सकती हैं एंड दे कैन फंक्शन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ अनदर बैंक। तो कोई दूसरा बैंक है, उसके नीचे अगर कोई उस बैंक की कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करने की बात है या उनके अंडर कुछ काम करने की बात है, तो पेमेंट बैंक्स वो कर सकती है। अनदर थिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि पेमेंट बैंक जो है, अगर किसी पेमेंट बैंक का नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर तक चला जाता है तो ऑफकोर्स वो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बन जाती है, और इसीलिए 500 करोड़ तक की नेटवर्थ जब हो गई उसके बाद 3 साल तक के अंदर अंदर ये मैंडेटरी है कि वो खुद को लिस्ट करवा ले
क्योंकि फिर वो इसमें इट बिकम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, तो तब इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवा ले। फॉरेन शेयर होल्डिंग की बात करें तो पेमेंट्स बैंक में FDI जो है इट इज अलाउड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 74%। इसमें ऑटोमेटिक रूट में 49% आ जाता है और उसके बाद 49 से 74% तक की अगर इसमें FDI करनी है तो अप्रूवल, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एट ऑल टाइम्स 26% ऑफ द पेड अप कैपिटल दैट हैज टू बी हेल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स पेमेंट बैंक की। तो 26% को इंडियन ही इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडियंस के द्वारा ही होनी चाहिए। बाकी जो है 74% वो उसमें अलाउड है FDI। इसके अलावा पेमेंट बैंक जो है इसकी टोटल जो पेमेंट बैंक है उसकी जो टोटल ब्रांचेस हैं उसमें 25% जो ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड एरिया में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। पेमेंट बैंक्स की कई सारी एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सिस्टम को फॉर्मलाइज करना। कई सारे रिमोट एरिया और रूरल एरियाज में स्टेट बैंक, ICICI बैंक या ये सारे कमर्शियल बैंक्स नहीं है, तो पेमेंट बैंक्स कैन एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू दीज कमर्शियल बैंक्स इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। अब आते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पे, IPPB। ये एक तरीके का पेमेंट बैंक ही है। ये इंडिया पोस्ट का एक डिवीजन है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है गवर्नमेंट के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है इसके पास पूरा ओनरशिप है IPPB का। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है। 2018 में IPPB को ओपन किया गया एंड ऑफ कोर्स इट इज 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को खोलने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अ सिंपल एंड सिक्योर मैनर, ताकि जो कॉमन मैन है उसके पास जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये बहुत ही इजीली एक्सेस हो जाए इन अ वेरी अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड मैनर। IPPB जो है ये टोटल 13 लैंग्वेजेस में बैंकिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है इन अ वेरी सिंपल एंड अफोर्डेबल वे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गगन या GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। रिसेंटली एक इंडिगो एयरक्राफ्ट ने गगन का यूज किया और किशनगढ़ में ये लैंड हुई। गगन जो है ये इंडिया की खुद की सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। गगन स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये बेसिकली एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है विच प्रोवाइड्स फॉर द बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज। तो क्या है एग्जैक्टली समझेंगे। एट प्रेजेंट हम नेविगेशन के लिए डिपेंडेंट है ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS सिग्नल्स, बट GPS signals are not always pinpoint accurate. They are susceptible to a number of factors and disturbances. For example, ionosphere में कुछ आयंस का इंटरफेरेंस, कोई व्हीकल या जब प्लेन मूव कर रहा होता है तो मूवमेंट की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस, GPS सैटेलाइट के फंक्शनिंग में कुछ इश्यूज, सिग्नल अवेलेबिलिटी, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से GPS सिग्नल्स जो है वो हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। एडवांस जो कंट्रीज हैं उनके खुद की लोकलाइज सॉल्यूशंस हैं कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो डेटा में, सिग्नल्स में, इससे जूझने के लिए उनके खुद के करेक्टिव एक्शंस हैं, उनके खुद के कुछ सॉल्यूशंस हैं। इसी को कहते हैं स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो यूरोप के पास अपना खुद का SBAS दैट इज स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जापान के पास है, US के पास है कि GPS के सिग्नल्स में जो इनएक्यूरेसी है उससे डील करने के लिए। तो इंडिया के पास अभी है गगन। गगन जो है ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो GPS सिग्नल्स में जो एरर्स हैं उन्हें ठीक करता है और उसके बाद जो करेक्टेड सिग्नल्स हैं उन्हें जो यूजर है उस तक पहुंचाता है। सो बेसिकली इट एनेबल्स प्रिसाइज नेविगेशन। गगन में एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है जो कनेक्टेड रहते हैं टू दी ग्राउंड स्टेशंस और उसके बाद ये GPS सिग्नल करेक्शंस को भेजते रहते हैं कंटिन्यूअसली फॉर गिविंग बेटर पोजीशन एक्यूरेसी।
एज मैंशनड अर्लियर, गगन जो है ये इंडिया का पहला होम ग्रोन SPAS है। अभी तक इंडिया का खुद का नहीं था। US, जापान, रशिया, चाइना इनके पास तो था। तो गगन जो है इट इज़ इंटरऑपरेबल, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनेशनल जो SPAS सिस्टम्स हैं उनके साथ ये कनेक्ट कर सकता है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? हमने देखा है कि किस तरीके से ये एविएशन में एयरक्राफ्ट्स को करेक्टेड GPS सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रेलवे सिग्नलिंग, फिर एटमॉस्फेरिक स्टडी में जो रिसर्च लगता है उसमें, नेचुरल रिसोर्स, लैंड मैनेजमेंट, इसके अलावा मोबाइल, टूरिज्म, इन सभी जगहों पे जहाँ जहाँ लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं वहाँ पे गगन का एप्लीकेशन है। अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज करना, फॉरेस्ट्स को मॉनिटर करना इफेक्टिवली, ये सारा ही पॉसिबल है यूजिंग गगन। इसके अलावा इंडियन रेलवेज को सिग्नल प्रोवाइड करना, नेविगेशनल सपोर्ट देना। फॉर एग्जांपल कोई क्रॉसिंग आ रहा है तो उस टाइम पे ट्रेन जब अप्रोच करता है तो उस टाइम पे उसे सिग्नल प्रोवाइड करना। रोड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज सिस्टम, इसमें भी इसका अभी एप्लीकेशन हो रहा है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवेज जो डेवलप हो रहे हैं कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में, उसका जो इन हाईवेज का जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, दिस इज बीइंग डन यूजिंग गगन सिस्टम। इसके अलावा ट्रैफिक जैम्स को अवॉइड करने के लिए रियल टाइम में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए गगन सिग्नल्स का यूज़ किया जा रहा है। अदर देन दैट इट प्रोवाइड्स एडिशनल एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी नेसेसरी फॉर ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट। हमने देखा कि एविएशन में हर एक फेज में नेविगेशन का यूज़ होता है। सो गगन इज प्रोवाइडिंग दैट थिंग। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि गगन कैसे काम करता है। बेसिकली गगन में कई सारे ग्राउंड रेफरेंस स्टेशंस होते हैं। इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में ये ग्राउंड स्टेशंस हैं एंड दे आर कॉल्ड इंडियन रेफरेंस स्टेशन। ये स्टेशंस जो है ये GPS डेटा को सैटेलाइट से गैदर करते हैं। इसके अलावा एक मास्टर स्टेशन है जिसे कहा जाता है इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर। ये इन रेफरेंस स्टेशन से डेटा को कलेक्ट करता है और फिर करेक्शन मैसेजेस क्रिएट करता है, GPS करेक्शन मैसेजेस को कलेक्ट करता है। ये जो करेक्टेड मैसेजेस हैं, इन मैसेजेस को इंडियन अपलिंक स्टेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है फ्रॉम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, GSAT-8, GSAT-10 एंड GSAT-15। GPS सिग्नल की जो स्ट्रक्चर है उसके साथ कंपैटिबल है गगन की सिग्नल्स, करेक्टेड मैसेजेस। इसीलिए जो रिसीवर है अगर वो GPS का यूज कर पा रहा है तो वो ऑफ कोर्स जो ये SBS एनेबल्ड जो GPS सिग्नल्स हैं इसे भी रीड कर पाएगा। कवरेज एरिया की बात करें तो गगन जो है इसका प्रेजेंस है फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया। 45 इसके रेफरेंस स्टेशंस हैं जो नेबरिंग कंट्रीज तक इसको एक्सपैंड करने की कैपेबिलिटी देते हैं। नॉट ओनली दैट, गगन जो है ये इसकी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इट इज कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड्स। अगली टॉपिक है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। सरदार धाम विश्व पाटीदार केंद्र ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया बाय ब्रिंगिंग टॉप नॉच इंडस्ट्रियलिस्ट्स। अराउंड 10,000 इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेके जो पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इसका मेन जो एम है ये है टू प्रोवाइड एन इम्पीटस टू दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दी पाटीदार कम्युनिटी। हर 2 साल में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली जो समिट थी 2018 में गांधीनगर में हुई, फिर 2020 में हुई और अभी जो 3rd समिट है ये सूरत में हो रही है। 2022 की जो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट है इसकी थीम है आत्मनिर्भर कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया। इस समिट का मेन एम है कि जो भी पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को चलाते हैं, इन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन्हें नर्चर करना, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो एजुकेटेड यूथ है पाटीदार कम्युनिटी से इन्हें एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सारा एम है इस समिट का। पाटीदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया है सरदार धाम विश्व पाटीदार केंद्र ने। क्या है ये केंद्र? ये केंद्र बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की
क्या स्ट्रेंथ थी इस अवेयरनेस को यूथ में, पाटीदार यूथ में फैलाने के लिए इस केंद्र की स्थापना हुई। ये केंद्र जो है ये पाटीदार कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशली बनाई गई थी, स्ट्रेंथन करने के लिए सोशली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये पहले फ्रीक्वेंटली होती थी, लेकिन 2017-18 में जो सर्वे हुई उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, डेटा क्वालिटी इश्यूज थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, और इसीलिए उसे जंक कर दिया गया और उसके बाद से ये सर्वे होना बंद हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली इस साल से कहा जा रहा है कि ये सर्वे फिर से शुरू होगा। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये हर 5 साल में एक बार होता है यूजुअली, एंड इट इज कंडक्टेड बाय NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह पे हाउस होल्ड में डिफरेंट जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी क्या स्पेंडिंग पैटर्न है, किस तरीके से वो मनी को स्पेंड कर रहे हैं, उनकी क्या कंजम्पशन पैटर्न है, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है NSSO अंडर दिस सर्वे। NSSO जो डेटा गैदर करती है इससे ये रिवील होता है कि डिफरेंट जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स, बोथ फूड एंड नॉन फूड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इन्हें अवेल करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर करती है ऑन एन एवरेज। इस डेटा का यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हर एक इंडिविजुअल की क्या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है हर एक हाउस होल्ड में, इस डेटा को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन स्पेंडिंग है इसकी एस्टिमेट्स का क्या यूज है? बेसिकली ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द डिमांड डायनेमिक्स ऑफ द इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विसेज की जो बास्केट है उसमें क्या शिफ्टिंग पैटर्न है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या डिमांड है, इसे अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स को असेस करना, ग्रोथ ट्रेंड को असेस करना इन वेरियस मल्टीपल लेवल्स। इस सर्वे की जो डेटा है दिस कैन बी यूज्ड बाय पॉलिसी मेकर्स फॉर फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज एंड एड्रेसिंग वेरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज इन दीज पॉलिसीज, कि क्या पैटर्न है, क्या डिमांड है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का, इस पैटर्न को समझना और फिर उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करना फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उन प्रोड्यूसर्स को भी एक आइडिया प्रोवाइड करना, पॉइंटर प्रोवाइड करना कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स दिस विल एड इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल इंडिकेट करने में ये हेल्प करती है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवरऑल सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन लेवल्स हो गई, ये सारा इंडिकेट करने के लिए। ओवरऑल जीडीपी क्या है, एग्जैक्टली जीडीपी में जो इनएक्यूरेसीज होते हैं उन्हें हटाने के लिए ये सर्वे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि पहले मेंशन किया गया कि 2017-18 में क्वालिटी इश्यूज को साइट करते हुए गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन इस साल से फिर से ये सर्वे रिज्यूम किया जाएगा। अगली टॉपिक है ब्लू स्ट्रैगलर। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स ने ब्लू स्ट्रैगलर से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस को कंफर्म किया है बाय गिविंग एविडेंस। क्या है डिटेल में समझेंगे। पहले देखते हैं ब्लू स्ट्रैगलर्स किसे कहते हैं। ब्लू स्ट्रैगलर्स जो है बेसिकली ये एक तरीके के तारे हैं, स्टार्स, विच आर फाउंड इन डेंस स्टेलर सिस्टम्स, मतलब तारों का एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर, डेंस क्लस्टर, उनके बीच में पाया जाता है ब्लू स्ट्रैगलर्स। और ये जो ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स हैं इसमें जो सारे तारे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं, तो ऐसा अजम्पशन है कि ऑफकोर्स ब्लू स्ट्रैगलर्स भी ओल्ड ही होंगे फिर। लेकिन ब्लू स्ट्रैगलर्स जो हैं ये अपने क्लस्टर के दूसरे जो स्टार्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। ब्लू स्ट्रैगलर्स आर ब्लू इन कलर एंड दे शुड नॉट बी ब्लू इन कलर। इसकी क्या रीज़न है हम समझते हैं। देखिए बेसिकली स्टार्स में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, सन में भी वही हो रहा है। तो फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन का फ्यूजन रिएक्शन होता है, एज ए रिजल्ट हीलियम तैयार होता है। तो स्टार्स जितना ओल्ड होती जाती है तब स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन है इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, ऑफ कोर्स वो हाइड्रोजन भी कम होती जाती है। जितनी कम होती जाएगी तो उसकी स्टार की जो मास है वो भी कम होती जाएगी। विथ टाइम एंड एज क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे हीलियम में।
स्टार की जो कोर है वो डेंस हो जाती है, आउटर लेयर्स जो है वो एक्सपैंड करने लगते हैं और स्टार जो है वो एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा फ्यूल जो है वो स्पेंट हो गया आफ्टर दिस, और उसके बाद पूरा स्पेंड हो जाने के बाद वो स्टार जो है वो श्रिंक कर जाता है। इट बिकम्स अ स्मॉल कूलिंग स्टार called a white dwarf. So at the end of its life a star converts into a white dwarf. This is the usual case. तो सन के केस में भी यही होगा। अभी सन जो है मेन सीक्वेंस स्टार है, इसके बाद धीरे धीरे उसकी फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगी। स्टार किस तरीके से इवॉल्व होता है, स्टेलर एवोल्यूशन, और उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ह्यूज टॉपिक, तो पूरा तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम देख सकते हैं किस तरीके से सन अभी जैसे है अभी, इसके बाद ये धीरे धीरे रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, फिर वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा। ये इसका पूरा सीक्वेंस होता है स्टार के लाइफ साइकिल का। तो यूजुअली जो ग्लोब्यूलर स्टार्स होते हैं, मतलब ग्लोब्यूलर क्लस्टर में जो स्टार्स हैं, दे आर टाइटली बाउंड बाय ग्रेविटी, तो इसीलिए उनका स्फेरिकल शेप भी होता है और स्टार्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स जो है ये सारी ही गैलेक्सीज में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिल्की वे हमारी गैलेक्सी की ही बात करें तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द आउटर पार्ट, दी गैलेक्टिक हैलो रीजन में, स्फेरिकल गैलेक्सी की जो आउटर पार्ट है वहाँ पे ये पाई जाती है। और these are the largest and the most massive type of star cluster. They are older, denser and they are composed of very few heavy elements. हाइड्रोजन बहुत कम होती है क्योंकि बहुत ओल्ड है, तो फ्यूल धीरे धीरे तो खत्म होती जा रही है। इसीलिए ओपन क्लस्टर्स में जो स्कैटर्ड वे में जो स्टार्स रहते हैं उनके तुलना में ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स की जो स्टार है ये ओल्ड होती हैं, डेंसर होती है और इसमें हेवी एलिमेंट्स जो होती है ये कम होती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट वेरी मच ब्लू इन कलर। हाइड्रोजन जो है उसी की वजह से ब्लूइश जो कलर है वो इम्पार्टेड होती है स्टार्स को, लेकिन जब वो हाइड्रोजन ही बर्न आउट हो गया तो इतनी ब्लू नहीं रहेगी। लेकिन ब्लू स्ट्रैगलर्स जो हैं ये इन डेंस ओल्ड ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स के पार्ट होने के बावजूद ब्लू इन कलर होते हैं। सो दिस इज द मिस्ट्री। ब्लू स्ट्रैगलर्स को सबसे पहले एलन सैंडेज ने द ईयर 1953 डिस्कवर किया था। तो ब्लू स्ट्रैगलर्स की ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं किस तरीके से ब्लू स्ट्रैगलर्स बने हैं। बेसिकली ये डेंस स्टेलर सिस्टम्स में ही पाए जाते हैं जहाँ पे स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, लाइट ईयर से भी कम है। तो इन डेंस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट स्टार्स के बीच में कोलिजन होता है, इट्स रियली कॉमन, एंड एज अ रिजल्ट जब दो रेड स्टार्स, ओल्ड रेड स्टार्स मर्ज कर जाते हैं, इस मर्जर के बाद जो फॉर्म होता है वो होता है ब्लू स्ट्रैगलर। ओल्डर जो स्टार्स हैं, जो रेड स्टार्स हैं, इनमें हाइड्रोजन तो कम होता ही है, लेकिन जब वो मर्ज कर जाते हैं तो इन दोनों के जो रेड स्टार्स के कोर में जो हाइड्रोजन है वो मर्जर के दौरान मिक्स हो जाता है। जैसे ये मिक्स हो जाता है तब ऑफ कोर्स द स्टार गेट्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और इसके अलावा मास भी बढ़ जाती है जो रिजल्टेंट स्टार है उसकी, और हेंस दिस रिजल्टेंट ब्लू स्ट्रैगलर इज ब्लू इन कलर। ये जो थ्योरी है जिस तरीके से ब्लू स्ट्रैगलर्स फॉर्म होती है बाय द मर्जर ऑफ टू रेड स्टार्स, ये सबसे पहले कंफर्म किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, और अभी रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स ने फिर से कई सारे एविडेंसेस दिए हैं कि यही रीज़न है कि ब्लू स्ट्रैगलर्स जो हैं वो ब्लू क्यों होते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग देम अ पार्ट ऑफ द ओल्ड globular cluster of stars. Moving to the next topic, BioNest Bioincubation Center. Recently, BioNest Bioincubator को जम्मू में इनॉग्रेट किया गया। देश में बायोटेक इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए बिराक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने बायोनेस्ट को लॉन्च किया था। बायोनेस्ट जो है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन स्पेस प्रोवाइड करती है। क्या है इंक्यूबेशन स्पेस समझते हैं। जब एक स्टार्टअप कंपनी अपनी एक बिल्कुल
nascent इनिशियल स्टेज में होती है, तब ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो स्टार्टअप है ये अपने ऑपरेशंस को रन करके देखे कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। इसे एक स्पेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये स्टार्टअप कंपनी की जो इनोवेटिव आइडियाज़ है ये शुरू में इसे टेस्ट कर सके। फिर इसे कई हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसे ज़रूरत होती है टू कनेक्ट विथ अदर स्टार्टअप्स, टू कनेक्ट विथ अदर मेंटोर्स, ताकि ये खुद को धीरे धीरे डेवलप कर पाए। एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को ज़रूरत होती है हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की, एक बिजनेस मेंटोरशिप की, कोई इन्हें गाइड कर सके, फिर लीगल रेगुलेटरी गाइडेंस की, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की, दूसरी जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके साथ नेटवर्किंग करना, कंज्यूमर्स के साथ नेटवर्क करना, ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो एंटिटी इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है टू दी स्टार्टअप कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स, इन्हें ही कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो बायोनेस्ट भी एक तरीके की बिजनेस इंक्यूबेटर ही है जो स्टार्टअप कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेशन स्पेस प्रोवाइड करती हैं, इन्हें कनेक्ट करती है, मतलब इंडस्ट्रीज को विद द एकेडमिया, विद द रिसर्चर्स, इंटरैक्शंस को एनेबल करती है ताकि नॉलेज का एक्सचेंज हो सके। टेक्निकल और बिजनेस जो मेंटोरशिप है इन्हें फैसिलिटेट करती है। एक बिल्कुल नई जो स्टार्टअप है उसकी आईपी रिलेटेड जो लीगैलिटीज़ हैं, फिर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, रिसोर्स को किस तरीके से एक्वायर किया जाए, नेटवर्किंग किया कैसे जाए विद द कस्टमर्स एंड द अदर इंडस्ट्रीज जो जिसके साथ उसे जुड़ने की ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा एक एफिशिएंट गवर्नेंस किस तरीके से उस स्टार्टअप कंपनी में सेटअप किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, ये सारा ही जो है ये करेगा बायोनेस्ट। बायोनेस्ट जो है इसे बिराक ने एस्टैब्लिश किया, हमने देखा। तो बिराक जो है इट स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड इट वाज सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट हो, किस तरीके से बायोटेक इवॉल्व हो, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाई जाए, इम्प्लीमेंट की जा सके ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप हो सके, इन सभी चीज़ों को संभालती है जो एजेंसी, इसी का नाम है बिराक। अगली टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF रिलीज करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है बाय द IMF। इस रिपोर्ट में ये एस्टिमेट किया जाता है, ये फोरकास्ट किया जाता है कि ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ कितना होगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना होगा, रियल GDP ग्रोथ जो है वो कितनी होगी, कंज्यूमर प्राइसेस क्या होंगे, करंट अकाउंट बैलेंसेस क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या ट्रेंड है। पूरी 190 मेंबर कंट्रीज जो हैं इसकी IMF की, इसकी सारी इन सब एस्टिमेट्स को किया जाता है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा। 2022 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की जो थीम है, जो टाइटल है, वो है वॉर सेट्स बैक द ग्लोबल रिकवरी। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इस रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि एनुअल ग्लोबल ग्रोथ जो होगा 2022 में वो होगा 3.6% और 2023 में भी ये 3.6% ही होगा। और पहले इसने एस्टिमेट किया था कि 4.4% होगा 2022 में और 2023 में 3.8%, लेकिन अभी इसको लोअर कर दिया है जो एस्टिमेट्स हैं इसको। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑफ कोर्स। इसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ जो है इंडिया में 2023 में वो 8.2% तक रहेगी। और ये वार्निंग भी दी है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा और हो भी रहा है, हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाइट गुड्स एंड PLI स्कीम। रिसेंटली 19 ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज ने एप्लीकेशंस फाइल की हैं टुवर्ड्स दी PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अराउंड 1500 करोड़ का है। वाइट गुड्स यानी जो इलेक्ट्रिकल गुड्स लार्जली वाइट में ही पाई जाती हैं ट्रेडिशनली,
उन्हें कहते हैं वाइट गुड्स। इसमें आते हैं एलईडी बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा। पीएलआई स्कीम क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इन्हें इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स जो है वो दिया जाता है ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। मतलब यूजुअली नॉर्मली जो कंपनी सेल करेगी, जो उसका नॉर्मल प्रोडक्शन और सेल है, उसके ऊपर जाके अगर एक कंपनी सेल कर पाती है अपने गुड्स को, तो इसी को कहते हैं इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर डोमेस्टिक यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया की और उसमें इंक्रीमेंटल सेल्स होते हैं, तो इन सेल्स के ऊपर कई सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगी। यही है PLI scheme. PLI scheme was introduced to boost domestic manufacturing and cut down on import bills. PLI schemes के अंदर क्या क्या सेक्टर्स आते हैं, बस इन्हें देखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो सेक्टर्स PLI स्कीम के अंदर हैं वो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, बैटरी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी स्टील, वाइट गुड्स जिसमें एसीज, एलईडीज हमने बात की अभी आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, और 2021 में एक और ऐड की गई ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। तो ये सारी जो सेक्टर्स हैं ये PLI स्कीम के अंदर एलिजिबल है टू गेट द इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगली टॉपिक है इकोप्रेन्योर्स। रिसेंटली उत्तराखंड ने यह प्लान किया है कि वो 1 लाख से भी ज्यादा इकोप्रेन्योर्स को क्रिएट करेगी। इकोप्रेन्योर्स उन एंटरप्रेन्योर्स को कहा जाता है जो अपने बिजनेस जो है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करते हुए करते हैं। इसमें लो कार्बन नेचर बेस्ड लाइवलीहुड्स में फोकस किया जाता है। मतलब बिजनेसेस को बिल्ड करते समय ये मेक श्योर किया जाता है कि जो सारा प्रोसेस हो वो इको फ्रेंडली हो। नॉट ओनली दैट, ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इकोप्रेन्योर्स हैं, वो फोकस करते हैं प्लैनेट पे और लोगों पे। प्रॉफिट मोटिव उनका नहीं होता। दे पुट people and planet first instead of having money in their minds. Ecopreneurship initiatives जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए बिजनेस करती है। फॉर एग्जाम्पल ओशन पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, फूड वेस्ट को रिसाइकिल कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक बिजनेस। फिर एनवायरमेंटल जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए कि कौन से बिजनेस को बिल्ड किया जा सके, एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं इन्हें दिमाग में रखते हुए जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना, यही आते हैं इकोप्रेन्योर्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज अनंगताल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनंगताल लेक को रिस्टोर करने की ऑर्डर्स दिए हैं। अनंगताल लेक जो है ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ये 1000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। दिल्ली के मेहरौली रीजन में बाउलीज को क्रिएट किया गया था इन द मेडिएवल टाइम्स टू कंजर्व वाटर। 3 water wells were constructed basically and these water wells are right now protected under the Archaeological Survey of India. Now the 3 बाउलीज वर अनंगताल बाउली, गंधक की बाउली एंड राजों की बाउली। ये बेसिकली ग्राउंड लेवल से नीचे इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड दे वर बिल्ट नियर श्राइन्स, जो टेम्पल्स एंड श्राइन्स के पास ही इन्हें बनाया गया था। दे वर बेसिकली फॉर कंजर्विंग वाटर। अनंगताल बाउली जो है इसे योगमाया मंदिर के पास जो फॉरेस्ट है वहाँ पे इसे बनाया गया था एंड दिस वाज बिल्ट बाय एम्परर औरंगजेब। तो हमने बाउलीज को देखा। बाउलीज के अलावा हमने पहले ही बात की थी कि अनंगताल लेक है इस रीजन में। तो अनंगताल लेक जो है ये 1052 AD में इसे बनाया गया था। इसके फाउंडर थे महाराजा अनंगपाल तोमार। अगली टॉपिक है कुरिल आइलैंड्स। रिसेंटली जापान ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कहा है कि रशिया ने कामचातका पेनिनसुला के पास जो भी 4 आइलैंड्स हैं इसे इलीगली ऑक्यूपाई किया है। इन 4 पेनिनसुलास को जापानीज जो हैं वो द नॉर्दर्न टेरिटरीज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन रशिया जो है इन्हें कुरिल आइलैंड्स के नाम से पुकारता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुरिल आइलैंड्स जो हैं, जिसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है जापान, ये जापान के होकाइडो और रशिया के कामचातका पेनिनसुला के बीच में ये स्ट्रेच होता है। ये इसकी जो लेंथ है अराउंड 1300 किलोमीटर्स है फ्रॉम होकाइडो इन जापान टू कामचातका पेनिनसुला इन रशिया। एंड ये कुरिल आइलैंड्स जो है, इट सेपरेट्स द सी ऑफ ओखोस्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। इसमें अराउंड 56 आइलैंड्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के दौरान अराउंड 1945 से ये सारे आइलैंड्स जो हैं दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय रशिया। जापान जो है इन आइलैंड्स को क्लेम करता है। इसमें से जो सबसे बड़े कुछ आइलैंड्स हैं कुरिल आइलैंड्स के पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इतुरुप आइलैंड है, कुनाशिर आइलैंड है, एंड इसके अलावा शिकोतान आइलैंड है और हाबोमाई आइलैंड भी है। इन सभी आइलैंड्स को जापान जो है वो क्लेम करता है। कुरिल आइलैंड्स जो है ये रिंग ऑफ फायर, दैट इज देयर पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी, जो पैसिफिक ओशन को घेरे रहते हैं, हमें पता है रिंग ऑफ फायर के बारे में। और ये आइलैंड्स जो हैं ये बेसिकली दे आर पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनोज। जब पैसिफिक प्लेट जो है वो ओखोस्ट प्लेट के नीचे आ गया था, तभी ये कुरिल ट्रेंच जो है ये फॉर्म किया था, और ये सारी ही स्ट्रेटोवोल्केनोज है मोस्टली। कुरिल आइलैंड्स में अराउंड 100 वॉल्केनोज हैं, उसमें से 40 जो हैं वो एक्टिव हैं, और इस यहाँ पे कई सारे हॉट स्प्रिंग्स मौजूद है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रातले एंड क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर गए थे टू ले द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रातले एंड क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान ने इसे ऑब्जेक्शन किया है, कहा है कि दिस इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। रातले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये दोनों ही चेनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। रातले जो है वो 850 मेगावाट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड इट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ रीजन। ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर यानी ऐसी प्रोजेक्ट्स जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम द रनिंग वाटर। पानी को अलग से स्टोर करके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं होता। तो इन द रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है, रनिंग वाटर से ही, फ्लोइंग वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो रातले है ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ही है। इसमें 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अलाउ किया था इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने ऐसा अलेज किया था कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इज नॉट इन लाइन विद द इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन इसके बाद भी वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अलाउ किया टू कंस्ट्रक्ट द डैम इन 2017। एक दूसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्वार प्रोजेक्ट। ये 540 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है विच इज बीइंग बिल्ट ऑन द सेम रिवर, दैट इज चेनाब रिवर। और रातले और क्वार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन में काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिलेंगी। आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसमें ईस्टर्न रिवर्स जो हैं बियास, रावी, सतलज, इनकी जो कंट्रोल है इसे इंडिया को दिया गया, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, चेनाब और झेलम, इसकी जो कंट्रोल है इसे पाकिस्तान को दिया गया। तो इंडस जो सिस्टम है इसकी 16% ऑफ टोटल वाटर को इंडिया को एलोकेट किया गया, बाकी का जो पूरा वाटर है वो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी कराची में। ये ट्रीटी जो है ये इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को जो पाकिस्तान के पास अलोकेटेड है इन्हें यूज करने की परमिशन देती है, लेकिन लिमिटेड यूज करने की, लिमिटेड इरिगेशन यूज और अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव नहीं, नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए अनलिमिटेड वे में यूज किया जा सकता है, और इरिगेशन के लिए लिमिटेड वाटर को यूज किया जा सकता है फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंडस, चेनाब एंड झेलम, विच आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। तो नॉन कंजम्पटिव यूज मतलब जो कंजम्पशन के लिए यूज ना हो, ऑफ कोर्स, मतलब पावर जनरेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, फिश कल्चर, इन सब चीज़ों के लिए अनलिमिटेड वे में इंडिया इन 3 रिवर्स को यूज कर सकता है।
इसमें डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर्स में प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, सारी ही डिटेल्ड इसमें दी गई है। इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार इसके अंदर जो परमानेंट इंडस कमीशन बनी है इसे मिलना होगा हर साल ऑल्टरनेटिवली, मतलब इंडिया में 1 साल, पाकिस्तान में 1 साल, इस तरीके से इन्हें मिलना होगा। According to the treaty, India has been given the right to generate hydroelectricity through run-off river projects. As mentioned, run-off मतलब पानी को स्टोर करके एनर्जी प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं है। run-off river projects जो हैं वो अलाउड है ऑन दी वेस्टर्न रिवर्स, एंड दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए डैम का, किस तरीके से ऑपरेशंस चलाने चाहिए। अगर वो सारे प्रोविजंस मीट कर रहे हैं तभी अलाउड है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये राइट भी दिया गया है कि वो किसी डैम का अगर कोई डिज़ाइन है या फिर कुछ ऐसा है जिससे वो सहमत नहीं है एंड उन्हें लगता है कि इट गोज अगेंस्ट द ट्रीटी, देन दे कैन रेज ऑब्जेक्शंस टू इट एट द वर्ल्ड बैंक। परमानेंट इंडस कमीशन जिसका मैंडेट है कि हर साल ये मिले, एक बार इंडिया में, एक बार पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिवली। ये एक बायलैटरल कमीशन है, परमानेंट इंडस कमीशन, विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दे आर क्रिएटेड टू implement the goals and objectives of the Indus Water Treaty. Moving to the next topic, India's military spending. अभी recently SIPRI, that is Stockholm International Peace Research Institute की annual report आई है और इसके अनुसार India was the 3rd largest military spender in the world in the year 2021. पहली रैंक थी US की, इसने सबसे ज़्यादा मिलिट्री में स्पेंड किया। सेकेंड थी चाइना और थर्ड थी इंडिया। $2.1 ट्रिलियन जो है ग्लोबल एक्सपेंडिचर रही वर्ल्ड की। ये ऑल टाइम हाई थी 2021 में। सिप्री जो है ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डिसआर्मामेंट, आर्म्स को कंट्रोल में रखा जाए, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करती है। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स थे वो थे ऑफकोर्स यूएस, चाइना, इंडिया, उसके बाद यूके और फिर रशिया। ये जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 5 कंट्रीज़, यूएस, चाइना, इंडिया, यूके और रशिया, दे अकाउंट फॉर 62% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इंडिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2021 में $76.6 बिलियन इंडिया ने खर्च किए फॉर इट्स डिफेंस पर्पसेस। एंड इसमें इंडिया की जो कंप्लीट डिफेंस बजट है ये इसमें से बहुत सारा अमाउंट चला जाता है इनटू पेंशन्स एंड सैलरीज, बट स्टिल अगर हम देखें ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्वाइट वेरी हाई। सिप्री के डेटा के अनुसार इंडिया की जो 50% डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो गई सबसे ज़्यादा म्यांमार को बिटवीन 2017 एंड 2021। म्यांमार के बाद श्रीलंका को गई 25% और फिर आर्मेनिया को 11%। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमसे किसने किया? म्यांमार ने, फिर श्रीलंका, फिर आर्मेनिया। चाइना के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 27वां साल है, 27th कंसेक्यूटिव ईयर, जहाँ पे इसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ी है। तो दिस शोज कि हाउ चाइना इज ग्रोइंग इट्स असर्टिवनेस, इट्स क्लाउट इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज। अगली टॉपिक है रायसीना डायलॉग। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7th एडिशन को इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। इस बार यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट थी रायसीना डायलॉग में, और इस बार की थीम थी टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। इस बार के जो मेन पिलर्स थे डायलॉग के उसमें थे रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, वाटर कॉकेशस एंड अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशंस। रायसीना जो है, रायसीना डायलॉग इट्स अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस जो हर साल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में होती है। 2016 में इसे शुरू किया गया एंड दी कॉन्फ्रेंस हैज नाउ इमर्ज्ड एज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस जो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर
बेस्ड है। ये बेसिकली होस्ट की जाती है बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, जो एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है ORF, और यही हर साल राइजिना डायलॉग को लॉन्च करती है। द कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एज अ मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन है, जिसमें सारे वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मेजर प्राइवेट सेक्टर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी शामिल रहते हैं, और मीडिया और एकेडमिया के मेंबर्स भी रहते हैं। बेसिकली जो राइजिना डायलॉग है, इट इज डिजाइन्ड ऑन द लाइंस ऑफ शैंग्रीला डायलॉग, जो सिंगापुर में होती है। सिंगापुर की शैंग्रीला डायलॉग के ऊपर की जैसी ही है ये राइजिना डायलॉग। राइजिना डायलॉग जो है, इट कम्स फ्रॉम द हिल नेम, द नेम कम्स फ्रॉम द हिल राइसिना हिल, जो न्यू दिल्ली में ही एक एलिवेटेड रीजन है, वहाँ पे उसी को कहते हैं राइसिना हिल। इट इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ इंडिया, विच इज राष्ट्रपति भवन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। Number 1, the All India Household Consumer Expenditure is an annual survey conducted by the government's National Sample Survey Office or NSSO. Number 2, payment banks cannot accept time deposits or NRI deposits. They can't receive cross-border remittances on the current accounts either. Number 3, Gagan or GPS aided geo-augmented navigation is a space-based augmentation system jointly developed by ISRO and Airport Authority of India to provide the best possible navigational services over the Indian flight information region. Number 4, blue stragglers are a class of star observed in new stellar systems such as globular clusters. They are blue having hydrogen. Number 5, the IIP is estimated and published on a monthly basis by the Office of the Economic Advisor. Number 6, Indonesia and Malaysia, both countries account for 90% of the world's palm oil production. Number 7, Kwar is a 540 megawatt hydroelectric project to be built on the river Jhelum. Number 8, the World Bank releases the World Economic Outlook report. Number 9, the mini lake Anangatal, which is situated in Mehrauli of New Delhi, was created in 1052 AD by the founder king of Delhi Maharaja Anangpal Tomar. Number 10, BioNest is an initiative of Niti Aayog launched to foster the biotech innovation ecosystem in the country. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.